हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ यानी संविधान क्यों और कैसे, इसका पार्ट फर्स्ट जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है, संविधान से आप क्या समझते हैं और संविधान की आवश्यकता क्यों है, इस पर हमने पिछले लेक्चर में बात कर दी है। आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि शायद पहले आपने ना पढ़ा हो, इस पे हम बात करेंगे, विच इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ। ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वांट टू मेक वेरी क्लियर कि आपका बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का जो एक पृष्ठभूमि आप कह सकते हैं, बैकग्राउंड थीम आपको पता होनी चाहिए। देन वी विल कम to the need of the constitution, different provisions, debate, drafting committee and everything। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड। देखिए मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ सबसे पहले, और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा बैकग्राउंड क्या चीज है। बैकग्राउंड क्या है, आपको सबको पता होगा कि भारत की जब आप पूरा इतिहास मोटे मोटे तौर पर भी देखें, भारत में कभी डेमोक्रेसी नाम की कोई चिड़िया रही नहीं। भारत में मुगल राज भी रहा, भारत में राजा महाराजाओं का शासन भी रहा, भारत में अलग अलग तरीके के रूल करने के तरीके रहे। फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने लगभग तकरीबन 200 सालों तक अपने कदम यहाँ जमा के रखे, और फाइनली 1947 में हमें उनसे आज़ादी मिली है। आप सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। अब जब हमारी कंट्री आजाद, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो अगर यूपीएससी की परीक्षा के लिए भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो वहां भी आपको दिक्कत आएगी। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है 1947 में हमें आजादी मिल चुकी होती है। किस चीज से आजादी मिल चुकी होती है? ब्रिटिशर्स के रूल से। मैंने थोड़ी देर पहले अभी क्या कहा, मैंने ये कहा कि भारत ने कभी भी डेमोक्रेसी को चखा ही नहीं था। मींस डेमोक्रेसी भारत के लिए नई नई चीज थी। भारत ने कभी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को देखा ही नहीं था। देखा था? आप बता सकते हैं क्या? नहीं देखा था। भारत में राजाओं का शासन रहा, महाराजाओं का शासन रहा, ठीक है, मुगल रहे और इस्लामी बादशाह रहे, मुसलमान बादशाह रहे, ब्रिटिशर्स रहे, लेकिन क्या कभी भारत में लोकतंत्र था? एक बात, इससे हमें क्या क्लियर हुआ, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी हमारे लिए न्यू कॉन्सेप्ट था, हमारे लिए न्यू सिनेरियो था। हमने जो चीज पहले कभी देखी ही नहीं है, हम उसके बारे में चीजें कैसे जान लें। एक ही रास्ता था कि जब हम डेमोक्रेसी पे ही हमें चलना है, हमें लोकतंत्र पे ही चलना है, तो उसके लिए कुछ नियम और आचार चाहिए, कुछ संहिता चाहिए। और वो क्या संहिता थी? नीड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा अपना खुद का संविधान होगा, इस बात के लिए सबसे पहले आवाज उठाई गई आजादी के तुरंत बाद। और पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? आजादी मिलने से थोड़ा पहले हमें फाइनली आजादी कब मिली थी? 1947 अगस्त में। लेकिन आप देखें कुछ महीने, यानी कि आप कह लें कि 9 महीने पहले ही इसका आजादी मिलने से 9 महीने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हो चुकी थी, यानी कि 9 दिसंबर 1946। और आजादी कब मिल रही है? 47। 46 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बैठती है, 47 में आजादी मिलती है, यानी कि इन 9 महीनों के गैप में ही बहुत कुछ प्लानिंग हो चुकी है। ध्यान से समझिएगा, भारत आजाद हो चुका है। भारत को अपना एक खुद का संविधान चाहिए, जिसमें भारत को कुछ चीजें अपनी गलतियों से सीखनी है, कुछ चीजें दूसरे देशों से सीखनी है, कुछ चीजें दूसरे देशों की गलतियों से सीखनी है, और कुछ उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट से हमें सीखनी है। सीखने के बाद जहां से जो अच्छा लगे, चाहे वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो कहीं का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो कहीं का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगर वहां से कोई बात अच्छी लग रही है तो उठा लो और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाल लो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं से लिया गया, फंडामेंटल राइट्स कहीं से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं से लिया गया, सब कुछ कंबाइन कर करके इस पूरी अवधि को, इस पूरे प्रोसेस को होने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days। और फाइनली, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, 26
नवंबर 1949 को मेरे भारत का संविधान बन करके तैयार हो जाता है। अब चूंकि भारत ने अपनी पहली स्वतंत्रता की शपथ और पहला अपना समारोह 26 जनवरी को किया था, तो पवित्र दिन माना जाता था, इसलिए 2 महीने की अवधि को और बढ़ा दिया गया और ये कहा गया कि हम इसको अप्लाई करेंगे 26 जनवरी 1950। ध्यान रखने वाली बात है, इस बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक है। यानी कि मैं दोबारा अपने इस पॉइंट पे आऊंगा, हमने कभी डेमोक्रेसी देखी नहीं थी, टेस्ट नहीं की थी। जब डेमोक्रेसी नहीं टेस्ट की तो हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था। तो ये सारी चीजें हमारे लिए, डेमोक्रेसी बहुत नई चीज थी हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। देखिए बच्चों, साथ साथ एक बात बताता चलो, जब संविधान की मांग उठाई गई कि हमें एक संविधान चाहिए, खुद का संविधान चाहिए, लिखित संविधान चाहिए, कई लोगों ने उसको अपोज किया। अपोज इसलिए किया कि पहले हमने वो चीज देखी नहीं है, भारत अपना खुद का संविधान कैसे बनाएगा, बहुत बड़ा सवाल था, और कहां से लाएंगे प्रोविजंस, और कैसे सबको राइट्स देंगे, एक चैलेंज था। अब हम थोड़ी सी डेमोग्राफी की तरफ नजर डालें। इस सारे टॉपिक्स को अभी आप हटा दीजिए, ये सारे टॉपिक्स अभी हटा दीजिए, अभी सिर्फ एक टॉपिक समझिए, बैकग्राउंड, ठीक है। अपने आप सब कुछ क्लियर होते रहेगा धीरे धीरे, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो। डेमोग्राफी, रिलीजियस इश्यूज, पॉपुलेशन, इन सब को देखते हुए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें सब की प्रॉब्लम्स हल हो सके। आपको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें सरकार भी अनकंट्रोल ना हो जाए। आपको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें हर नागरिक को उसका अधिकार मिले। आपको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें सबको सबका अधिकार मिले। आपको एक ऐसा संविधान बनाना था जिसमें हर नागरिक को अपनी अस्मिता, अपनी डिग्निटी का पता चले। आपको एक ऐसा संविधान बनाना था जिसमें हर व्यक्ति को लगे कि मैं भारतवासी हूँ। आपको एक ऐसा संविधान बनाना था जहाँ ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो। आपको एक ऐसा संविधान बनाना था जहाँ सबको सब कुछ प्राप्त हो। क्या आसान काम है? नहीं, ये 2 दिन में होने वाला काम नहीं है। एक ऐसा देश जिसमें पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो भरी पॉपुलेशन, रिसोर्सेज कुछ भी नहीं, खाली लोग जो हमारे अपने थे वो माइग्रेंट होकर चले, वो पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान से बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ आ जाती है, यहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान चली जाती है, वर्क फोर्स में कमी आ जाती है। दूसरी बात, एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने एक बात ये कही थी कि इंडियन रेलवेज के लिए काम करना ऐसा है जैसे किसी दूसरी की पत्नी को सजाना। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे तो ये बात कही गई थी कि इंडियन रेलवेज के लिए काम करना ऐसा है, ब्रिटिशर्स के अंडर में सिंपली मैं एक बात कहूँ कि ब्रिटिशर्स में काम करना ऐसा है जैसा कि दूसरे की पत्नी को सजाना। दूसरे की पत्नी को सजाने का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि भाई सजेगा तो उसका हस्बैंड खुश होगा ना उससे। समझ आ रही है बात? आप बहुत बेसिक चीज समझिए। मैं ब्रिटिशर्स के अंडर में अगर काम कर रहा हूं तो इससे फायदा ब्रिटिशर्स को होगा या मेरा होगा? फायदा ब्रिटिशर्स को होगा। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे रिसोर्सेज को, हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया था। एक एस्पेक्ट वो, प्लस इतनी बड़ी जनसंख्या का इधर से उधर हो जाना, प्लस पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होना, और प्लस एजुकेशन की कमी होना, लिटरेसी रेट की कमी होना, हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल ना होना। ऐसे में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में लाना, एग्जिस्टेंस में लाना जो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, चैलेंज नहीं है? बहुत बड़ा चैलेंज है। किस कंट्री में? जिस कंट्री में पहले कभी डेमोक्रेसी थी ही नहीं। चैलेंज है कि नहीं है? अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी ड्राफ्टिंग, जो फ्रेमवर्क कमेटी थी, उसके ये अध्यक्ष थे, उसके चेयरमैन थे। सारा मतलब ये नहीं कि सारे फैसले यही लिया करते थे, ऐसा नहीं है। ये मतलब ये उसको चेयर करते थे, मींस उसको लीड करते थे। जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम होती है तो उसमें 11 प्लेयर्स एक बार मैच खेलते हैं, तो क्या कप्तान ही 50 के 50 ओवर बॉलिंग करता है? क्या कप्तान ही बैटिंग करता है? क्या कप्तान ही कीपिंग करता है? क्या कप्तान ही फील्डिंग करता है? नहीं, और भी 10 खिलाड़ी अपना पूरा 100% देते हैं, लेकिन कप्तान का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आप क्लियर हो चुका होगा आपको इससे। अब देखिए, मैंने बात करी डेमोग्राफी की, अब इसमें रिलीजियस इश्यूज, आपके यहाँ हिंदू ज्यादा है, आपके यहाँ मुस्लिम्स भी हैं, आपके यहाँ सिख्स भी हैं, आपके यहाँ क्रिश्चियंस भी हैं,
आपके यहाँ बौद्ध भी है, आपके यहाँ जैन भी है, आपके यहाँ और भी कई सारे रिलीजन के लोग हैं, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग हैं। आप ज्यादा राइट किसको देंगे? अगर ज्यादा राइट देंगे, जैसे सिंपली एक बाप है, मान लीजिए कि सुपरमैन है एक आदमी, उसके चार बच्चे हैं, सुपरमैन के पास 100 रुपए हैं। ध्यान से समझिएगा, ये एग्जांपल मैं हमेशा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस वालों को देता हूं। अगर ये समझ में आ जाएगा, चैप्टर समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा बैठे रहो खाली। सुपरमैन के 4 बच्चे हैं, सुपरमैन के पास 100 रुपए हैं। सुपरमैन के 4 बच्चे हैं, सुपरमैन के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। सुपरमैन अगर एक बच्चे को 80 और इन सबको 5 रुपए 10 रुपए दे दे, इसको 10, इसको 80, इसको 5, इसको 5, क्या ये जस्टिस है? क्या इक्वालिटी है? क्या ये न्याय है? नहीं है। सुपरमैन अगर इसको 50 दे दे, इसको 50 दे दे और इसको 25 दे दे, ये इक्वालिटी है? नहीं है। सुपरमैन को क्या करना पड़ेगा? सुपरमैन को 25 इसको देने पड़ेंगे, 25 इसको देने पड़ेंगे, 25 इसको देने पड़ेंगे, 25 इसको देने पड़ेंगे। समझ आई? क्या आ जाना चाहिए अब तक तो। 25 देगा तब इक्वालिटी होगी। सिमिलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही करना पड़ा, सबको इक्वालिटी दी, सबको राइट दिए गए, हर धर्म को उसको फैलाने का अधिकार मिला, हर व्यक्ति को अपने धर्म पर चलने का पूरा मैं प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं वो बात कर रहा हूँ उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक दिमाग में सवाल रख करके, एक कल्पना लेकर के जो बनाया गया, तो उसके पीछे क्या भावना काम कर रही थी? वो ये भावना काम कर रही थी कि हम किसी एक धर्म के लोगों को ज्यादा राइट्स नहीं दे सकते, हमें सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो इसके लिए वर्ड क्या आया कि भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, और वो क्या था? सेक्युलरिज्म। भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। भारत का कोई जो अब जैसे एक एग्जांपल जो भारत को दूसरी कंट्री से अलग बनाता है, सेक्युलरिज्म। आपको मैं जब हम सेक्युलरिज्म 7th चैप्टर आपकी बुक में है वो मैं पढ़ाऊंगा अलग से, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सेक्युलरिज्म। अब एक वर्ड आता है रिपब्लिक, आपने बहुत बार सुना होगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री मान लेते हैं, ले लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए ब्रिटेन ले लेते हैं। ब्रिटेन में टॉप मोस्ट पावर किसके पास है पता है आपको? क्वीन एलिजाबेथ के पास टॉप मोस्ट पावर। तो वो कंट्री जिसकी सबसे टॉप मोस्ट पावर यानी सुप्रीम पावर ऐसे आदमी के हाथ में, ऐसी पावर के हाथ में ना हो जो जनता से चुनी गई है, वो कंट्री रिपब्लिक नहीं होती। कंट्री रिपब्लिक कब बनती है? जब उसकी सुप्रीम पावर, उसकी टॉप मोस्ट पावर वो हो जो जनता से चुन करके गई है। भारत की सुप्रीम और टॉप मोस्ट पावर जनता से चुन करके गई है, तो भारत रिपब्लिक हुआ, वो रिपब्लिक नहीं है। ऐसे ही संप्रभुता, इसी तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब आप भारत के प्रियम्बल में, संविधान के प्रियम्बल में पढ़ते हैं तो आपको मिल जाएगा। खैर, तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब मैं आपको बताता हूं कैसे संविधान बना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 8 सब्जेक्ट मैटर थे जिसपे अलग अलग लोगों ने चेयरमैनशिप की। तो मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा सुनाता हूं और मैं इसको समझाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ जाए। The Constitution Assembly had 8 major committees on different subjects. Usually Pandit Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel और Bhimrao Ambedkar chaired these committees. Each committee usually drafted particular provisions of the Constitution which were then subjected to debate by the entire Assembly. किसी एक टॉपिक पे, मान लीजिए इस टॉपिक पे कुछ फ्रेमवर्क काम किया गया सेक्युलरिज्म के ऊपर, अब इसको लेके आया गया और इस पर बहस होने लगी। लेके आने का मतलब ये है कि अब लेकर के आइए उसको, which were then subjected to the Constitution of India, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में आप उसको लेकर के आते हैं। ठीक है, असेंबली में आप उसको लेकर के आते हैं और कहते हैं कि हमारा तो ये बात है। अब सामने से कोई सवाल कर दिया, जैसे मैंने कह दिया कि मान लो मैंने डिजाइन करा सेक्युलरिज्म और मैं 10 लोगों के सामने आके समझाता हूँ कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये होगा कि किसी एक धर्म के लोगों को विशेष अधिकार न मिलकर के सबको समान अधिकार, बराबर अधिकार मिलेगा, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। मैंने कह दिया, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग मेरी सारी बात मान ही लेंगे। सामने से बंदा कह सकता है क्यों, मैं हमारे धर्म के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, हमने सालों से वफादारी दिखाई, हमें तो स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तीसरा बंदा कह सकता है कि वो लोग तो गद्दार हैं, उनको आप कैसे अधिकार दे सकते हो। बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं और इन सवालों के जवाब दिए गए और फाइनली इस पे हरी झंडी दिखा दी गई। और इसी तरीके से कई सारी चीजें आती गई, उन पे हरी झंडी दिखाई गई।
हर चीज पे डिबेट हुई, कई कई दिनों तक डिबेट हुई और फाइनली उस पर फाइनल डिसीजन लिया गया। सिर्फ एक ऐसा टॉपिक था जिस पर कोई फर्दर डिबेट नहीं हुई, और वो क्या था? आप में से कोई बताएगा? कैसे बताएंगे? वर्चुअल क्लास होगी, मैं ही बता देता हूं। एक ऐसा टॉपिक था जिसमें फर्दर कोई डिबेट नहीं हुई थी, वो टॉपिक था क्या है? यूनिवर्सल सफ्रेज, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार। यानी कि जब इंसान, पहले तो 21 इयर्स डिसाइड किया गया था कि जब लड़का या लड़की कोई भी 21 इयर्स का हो जाएगा तो वो वोट दे सकता है। सभी धर्म के लोग, सब, हर कोई वोट दे सकता है। एक भिखारी, गरीब भी, और एक प्रधानमंत्री भी, हर कोई वोट दे सकता है। ठीक है। फिर बाद में उसको 18 इयर्स कर दिया गया और अभी भी 18 इयर्स ही है। 18 इयर्स के बाद आपको एडल्ट माना जाएगा भारतीय संविधान के हिसाब से। ठीक है। एक यही ऐसा टॉपिक है जिसपे कोई डिबेट नहीं हुई, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में रखा गया और सबने इस बात को मान लिया। तो इस पूरे संविधान को डिजाइन होने में, पूरा तैयार होने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। हमेशा याद रखेंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू होता है। कब बनना शुरू होता है? 9 दिसंबर 1946। कब बनके तैयार होता है? 26 नवंबर 1949। कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950। फोन नंबर बना के याद कर लीजिए, 46 49 50, 46 49 50, 9 12 9 1। जैसे भी आपको याद करना है आप याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमेशा सबको याद रहता है, बस इससे 2 साल 11 माह 18 दिन पहले चले जाए, 9 दिसंबर 1940 आपको आराम से ये पता चल जाएगा। फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो जाता है और इसको एप्लीकेबिलिटी में, यानी कि इसको एग्जिस्टेंस में ले आया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन में ले आया जाता है। और इस संविधान की सबसे बड़ी खासियत, दुनिया के सभी संविधानों में सबसे बड़ी, एक नहीं, कई सारी ऐसी खूबियां हैं जो भारतीय संविधान में हैं। मैं वो कुछ खूबियां लिख देता हूं और यही आप अगले चैप्टर यानी कि 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं अभी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। क्वालिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ये टॉपिक आता है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? मेरे भारत का। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। ये है क्वालिटीज। सेक्युलरिज्म रूट तौर पे एग्जिस्टेंस में आया और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी यहाँ की पहचान बनी। सभी धर्मों के, सभी कास्ट के, सभी तरह के लोगों को, सभी क्रीड, सभी रेस के लोगों को यहाँ अधिकार मिला। ये भारतीय संविधान की खूबी है। गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी गई और पावर को शेयर कर दिया गया, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट को अनकंट्रोल नहीं रखा गया। कैसे नहीं रखा गया? कि सारी पावर ना ही लेजिस्लेचर के पास है, ना ही एग्जीक्यूटिव के पास है और ना ही जुडिशरी के पास है। सारी पावर किसी के पास नहीं है, पावर सब में डिवाइडेड है। समझ आई बात? न ही कंप्लीट पावर रेस्ट करती है लेजिस्लेचर के पास, नहीं एग्जीक्यूटिव के पास, नहीं जुडिशरी के पास। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग एंड सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म में आप ये पढ़ चुके हैं। सो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इतना तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट की पावर को भारतीय संविधान में कैसे लिमिट करके रखा गया, कैसे कंट्रोल करके रखा गया। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे अपना चैप्टर एंड करते हैं। साथ साथ ये बताता चलूं, जहाँ गवर्नमेंट की पावर एंड हुई, लिमिट हुई है, उसी तरीके से हर इंडिविजुअल को उसका राइट मिला है। हर इंडिविजुअल को देश के प्रति कुछ ड्यूटीज सौंपी गई हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स के, राइट्स तो हैं बिल्कुल हैं, लेकिन ड्यूटीज भी हैं। ठीक है। राइट्स वगैरह आप 9th क्लास में एंड जूनियर क्लासेस में 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। बट नाउ हमें ये देखना है कि भारतीय संविधान की मेकिंग के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, कैसे एक्शन में आया ये भी हमने देख लिया। मैं इस चैप्टर को एज्यूम करते हुए यही एंड करता हूं कि आपको जो भी मैंने अभी बताया है, आज की क्लास में बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी। दिस वाज अ वंडरफुल सेशन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। थैंक यू।